एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है और साथ में हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के टाइप देखे थे और फिर एक टाइप का एक्सप्लेनेशन भी देखा था जो था FCFS। FCFS होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें सीधा सीधा बताया गया था कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जा रही हैं उनको हम वैसे ही वैसे प्रोसेस करते जा रहे हैं और प्रोसेस करते हुए हम अपना सीक टाइम निकाल लेते हैं। और साथ में फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा था कि आखिर उसकी वर्किंग होती कैसे है, जिससे कि लिए हम क्लियर कर पाएँ उसको। तो आज उसी से रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम क्वेश्चन में वही निकालेंगे कि टोटल सीक टाइम क्या आ रहा है अगर हम FCFS को यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है ऑन अ डिस्क विथ 1000 सिलेंडर्स, हमें दे रखे हैं 1000 सिलेंडर्स नंबर्ड 0 to 199। 0 to 199 नंबर करने का मतलब है कि अगर हम अपनी नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 0 से शुरू होके 999 पे कंप्लीट हो गई है। ठीक, फिर इसमें दिया गया है कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक्स द डिस्क आर्म मस्ट मूव टू सेटिस्फाई। कितने ट्रैक्स जो हमारे जितनी भी रिक्वेस्ट आने वाली हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितने डिस्क आर्म मूवमेंट्स चाहिए होंगे। एज्यूम दैट द लास्ट सर्विस रिक्वेस्टेड वॉज 345। इसका मतलब ये बोल रहा है लास्टली जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो ये था 345 पे। ठीक, एंड द हेड इज़ मूविंग टूवर्ड्स 0, और ये जो हमारा ये मतलब हेड पॉइंटर जो हमारा 345 है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, फिर है क्यू कंटेन्स फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ये हमारे पास फॉलोइंग रिक्वेस्ट आई है। फिर पूछा फाइंड द टोटल सीक टाइम यूजिंग FCFS। FCFS यूज़ करके हमें टोटल सीक टाइम निकालना है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम टोटल ट्रैक्स मूवमेंट्स को निकाल रहे हैं। ठीक, तो एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो दे रखा है ये कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स 0। अगर हम FCFS से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस लाइन की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं और अपने जो डिस्क मोमेंट्स हैं उनको शुरू करते हैं। पहला डिस्क मोमेंट जो आया हमारा आया है 123। तो 123 अगर हमारा आया है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो नंबर लाइन है वो समथिंग यहाँ पे हो गई 123। क्यों? क्योंकि 345 से छोटा है, 123 और 0 से बड़ा है, तो हम कहीं भी बीच में कहीं भी ले सकते हैं। ठीक, देन आता है 874। 874 999 से थोड़ा छोटा होगा तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम से बनाएं तो सबसे पहले 345 से ये मूव किया इसने 123 पे, फिर ये 123 से मूव हुआ है 374 पे। ठीक, देन नेक्स्ट 874 से कहाँ जा रहा है 692। 692 समथिंग यहाँ पे लाइन करने वाला है, फिर ये जा रहा है 692 पे। ठीक है, तो ये हो गया 692। देन 475 345 से बड़ा है, 692 से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 475 और ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कहीं होगा। ठीक, देन है 105। 105 की अगर हम बात करते हैं तो 105 कहाँ होगा, 123 से पहले होगा, तो मान लेते हैं 105 पे जा रहा है, तो मान लेते हैं 105 यहाँ कहीं पे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पे जो लास्ट आता है वो आता है यहाँ पे, आप डॉटेड लाइन बना सकते हो या फिर पूरी लाइन भी बना सकते हो। देन एट लास्ट हमारे पास आता है 376। 376 अगर आप देखोगे तो 376 कहाँ आ रहा है, 376 आ रहा है 345 और 475 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं 376 हमारा यहाँ कहीं पे आने वाला है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं 376। अब हमने डायग्राम तो बना लिया, बट डायग्राम की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको पहले ही बताया था डायग्राम की ज़रूरत हमें होती है कैलकुलेशन करने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर आप इस डायग्राम को बनाओगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 2-3 मिनट तो आराम से वहाँ चले जाएंगे।
बट हम नहीं चाहते कि वहाँ पे हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहे, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे और डायरेक्टली बनाना शुरू करेंगे। तो अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो हमने देखा था इनिशियली जो ये था वो था 345 पे, 345 से ही मूव किया था 123 पे, ठीक है। तो अब 345 माइनस 123, ठीक। देन हमने देखा 123 से ये कहाँ मूव किया, ये मूव किया 874 पे। तो अब हम क्या करते हैं, 874 पहले लिख लेते हैं माइनस 123। देन 874 से ये कहाँ मूव किया, 874 से मूव किया 692 पे। तो अगेन 874 माइनस 692, देन 692 से 475। जब हम डायग्राम बना चुके हैं तो हम ईजिली समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, ठीक। देन 475 से हम सीधे कहाँ गए हैं, 105 पे। तो 475 से हम डायरेक्टली कहाँ चले गए, 105 पे, और 105 से हम गए हैं 376 पे, ठीक। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ, मैंने क्या किया है, जितने भी ग्रेटर नंबर हैं उन सबको पहले लिखा है और जो स्मॉलर नंबर हैं उनको बाद में लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रेटर ही पहले लिखना है या फिर स्मॉलर ही पहले लिखना है। ऐसा मैंने खुद से इसलिए लिखा है जिससे के लिए कैलकुलेशन ईजी रहे। वो क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई भी माइनस साइन आता है तो इसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं तो हम बेटर ऑप्शन तो यही है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिख लें, जिससे के लिए हम माइनस जब करें वो सब्ट्रैक्ट करें तो बहुत ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाए। इसी वजह से मैंने क्या किया है, जो भी ग्रेटर नंबर है इन सबको पहले लिखा है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 222। देन आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो मिलेगा वो होगा 751। देन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो आएगा आपका 182, देन 217, देन 370 एंड देन 271, ठीक। इन सब का आपने कैलकुलेशन किया। जब कैलकुलेशन किया फिर इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, और ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 1, देन आ रहा है हमारा 2 एंड 0। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था टोटल सीक टाइम क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल जो ट्रैक्स मूव कर रहे हैं वो क्या है। तो टोटल ट्रैक्स जो मूव कर रहे हैं वो कितना आ रहा है जब हम रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टोटल सीक टाइम है वो कितना आ रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना है, 2013। इनसे मैच करते हैं तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये राइट। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि ईजी बहुत है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर देते हैं। अब बताओ, अगर कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर तो हमारा गलत ही आएगा ना, आंसर तो सही आ नहीं पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इनकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी चाहिए और अच्छे से इन्हें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर FCFS आ गया तो आप नाम से ही समझ सकते हो। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलूँगी, ठीक। तो मैं आपको यही बता रही थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि FCFS का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड टाइप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जो होता है स्कैन एल्गोरिदम। स्कैन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम स्कैन से सॉल्व करेंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा, और साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कैन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ठीक है। बट वो आगे की वीडियोस में होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।